नमस्कार दोस्तों। मानिल खत्री स्वागत करता हूं आप सभी का फोटोनिक्स पे। दोस्तों, कल एक जो वीडियो मैंने डाला था और उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से जो है अशोक सर के साथ में मिलके ये जो है कोर्स को हम आगे लेके चलेंगे, HCS 2024 को लेके। ठीक है, जो आज चैनल पे नए हैं उनके लिए थोड़ा एक जस्ट एक 2 मिनट के लिए मैं बता दूं कि HCS 2024 के लिए जो स्ट्रेटेजी तैयार करी है कि अभी ये मान के चलिए लगभग नवंबर के अंदर जो है ना, नवंबर या दिसंबर के अंदर इसके फॉर्म्स निकलेंगे 2023 के अंदर। ठीक है, और जनवरी के अंदर या फरवरी तक जो है ना, या ना फेब या जनवरी 2024 तक जो इसका प्रीलिम्स एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी दिशा में हमने ये किया है कि जो है कोई भी टॉपिक जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर वीडियो जो उसकी वीडियो करवाएंगे, साथ में जो है उस वीडियो में उसका मेन आंसर राइटिंग तो हो ही जाएगा, साथ में जो होता है उसके पिन पॉइंट्स जो भी होंगे या जो है MCQ रिलेटेड जितने भी, वो भी हम इसके साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी के चलते सबसे पहला जो टॉपिक मैंने उठाया आज ये है कि पार्लियामेंट कमेटीज को लेके। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के दिन ही जो है दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हो गया राज्यसभा से ही। ठीक है, तो ये अभी बहुत न्यूज में चल रहे हैं। ठीक है, तो मॉनसून सेशन जो है चल रहा है। आपको मैं just थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं वो चार होते हैं। पहला होता है कि बजट सेशन, ठीक है, दूसरा होता है मॉनसून सेशन, फिर तीसरा विंटर और चौथा होता है स्पेशल सेशन। ठीक है, आ, आपको जो है PDF इनकी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो नीचे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे PDF आपको इसकी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, एक आगे बढ़ने से पहले एक जस्ट छोटी सी जानकारी मैं और दे दूं। देखिए दोस्तों, कई बार आपने भी जो है एग्जाम को फेस किया होगा, कई बच्चे जो है नए भी जुड़ रहे होंगे। हमारा मोटो यहाँ, आप देखिएगा, मैं अगर प्रैक्टिकली बात बताऊं तो हमारा मोटो यहाँ बुद्धिजीवी बनना या इंटेलेक्चुअल का हाईएस्ट लेवल अचीव करना नहीं है, बल्कि हमारा सिर्फ मोटो जो है वो प्री निकालना, मेन निकालना और इंटरव्यू फेस करने, ये नौकरी लेना। आई थिंक सभी का ये एम होगा, ना कि यहाँ पे किसी को बहुत ही बुद्धिजीवी बनना कि मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ही डेप्थ एनालिसिस पता है। ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला। आप देखिएगा, अगर कोई आपके साथ में अगर कोई सिलेक्ट हुआ है HCS के अंदर में, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उसको बहुत ही डेप्थ एनालिसिस पता होगा। ठीक है, लेकिन उसको वो सब चीजें पता थी, बेसिक चीजें जो HPSC के द्वारा रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, वो उनको फुलफिल किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक के बाल का जो खाल है ना, वो मत खींचिएगा। ठीक है, कि बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस में कि जैसे कि पार्लियामेंट है ना, कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ था, कैसे हुआ पार्लियामेंट, शब्द गिन से, ये बहुत डीप में नहीं, आपको बेसिक चीजें उसकी पता हो। और जस्ट एक एडिशन में अगर आपको पता तो वेल एंड गुड है, लेकिन बहुत गहराई में PhD लेवल तक यहाँ पे मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इंटेंशन, हमारा मोटो, आप पीछे के क्वेश्चंस देखेंगे तो पता लगेगा कि इतना नॉलेज होने के बाद हम जो है मार्क कर सकते हैं, और ऑप्शनल में तो वैसे भी जो है एलिमिनेशन का स्कोप बचा रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पार्लियामेंट्री कमेटी मैंने बता दिया। पार्लियामेंट के सेशन में यहाँ एक बार लिख देता हूँ, जो है बजट सेशन, जो है बजट सेशन होता है। दूसरा जो होता है, क्या नाम इसका, मॉनसून सेशन। ठीक है, जो अभी चल रहा है। तीसरा रहता है विंटर सेशन, और चौथे नंबर का होता है स्पेशल। ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है बजट सेशन। तो ये चार सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। सेशन का एक तरीके से ये कह लीजिएगा कि जो सभी MPs होते हैं ना, उनको बुलावा भेजा जाता है कि भाई आप आइएगा, और इस देश में जो भी कोई लॉज है, कोई लॉ को बदलना है, किसी को नया बनाना है, अमेंडमेंट करना, उन सब के बारे में विचार विमर्श हम करेंगे। तो क्या आपको पता है, मतलब लगता है कि 1.5-2 महीने के अंदर जो सेशन चलते हैं, क्या देश कितना बड़ा देश है, क्या उन जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनके काम काज हैं, क्या क्या रूल्स अमेंडमेंट करना, क्या वो 1-1.5 महीने में हो जाते हैं? ऑब्वियसली नहीं होते दोस्तों। जो सेशन होता है, पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं, उनमें वो सब चीजें डिटेल एनालिसिस नहीं हो पाती। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, पार्लियामेंट कमेटीज, ये इतनी वाइटल होती हैं दोस्तों, कि मतलब ये मानिएगा कि अमेरिका के जो एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कहा था कि जब पार्लियामेंट कमेटीज के अंदर जो होती है, जब बात आती है, तो वहां पे बोला गया कि भाई कांग्रेस एट वर्क जो होती है, जब वो पार्लियामेंट कमेटी के अंदर होती है, जब यानी कि वहां के MPs वगैरह जो काम करते हैं कमेटी में, तो एक्चुअल में जो होता है देश काम कर रहा होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो ये बहुत ही वाइटल होती हैं, क्योंकि डेप्थ एनालिसिस जो होती है इसी के अंदर होती है। अच्छा, देखते हैं पार्लियामेंट कमेटीज के बारे में। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो होती है, एक पैनल होता है। क्या होता है? पैनल ऑफ MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जो कि अपॉइंटेड
या फिर इलेक्टेड बाय द हाउस या फिर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द चेयरमैन। देखिए छोटे छोटे शब्द आपको बताता चलूं मैं। यहाँ लिखा हुआ है अपॉइंट, यहाँ लिखा हुआ इलेक्टेड, और यहाँ लिखा हुआ नॉमिनेटेड, और एक होता है सिलेक्टेड, है ना। ये शब्द जो है इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि भाई एक पर्सन जो होता है हु इज अपॉइंटेड यूजुअली बाय बोर्ड। अगर मान लो कोई बोर्ड होता है ना, या फिर कोई काउंसिल है, उसको अपॉइंट करते हैं ना। तो जैसे एक बंदा है, सिलेक्ट हो गया, उसको बाद में अपॉइंट किया जाता है। सिलेक्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर, मतलब प्रोसीजर, एक पर्टिकुलर जो होते हैं स्टेजेस को पास करके। जैसे कि हम सिलेक्ट होते हैं ना आफ्टर एग्जामिनेशन। जैसे कि आप जो पेपर दोगे तो उसके बाद क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है, बाद में आपको अपॉइंटेड किया जाता है, ठीक है। इलेक्टेड एक, बिल्कुल आपने जैसे देखा होगा कि गांव में कोई पंच होता है, सरपंच होता है, तो ये इलेक्शन जहां पे लड़ते हैं, दैट इज इलेक्टेड, ठीक है। नॉमिनेशन होता है कोई पर्टिकुलर पर्सन जो होता है किसी को नॉमिनेट कर दे कि भाई ये बंदा जो है इसके लिए एलिजिबल है, ये काम कर सकता है, तो दैट इज वो नॉमिनेशन की पावर किसी पर्टिकुलर बंदे को दी जाती है। जैसे कि राष्ट्रपति के पास में जो है नॉमिनेशन की पावर होती है, 12 जो है एमपीज को वो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकते हैं, तो ये होता है नॉमिनेशन। बेसिक सा डिफरेंस मैंने बता दिया, सिलेक्टेड क्या होता है, अपॉइंटेड क्या होता है, इलेक्टेड और नॉमिनेशन, ठीक है। तो पार्लियामेंट कमेटीज क्या होते हैं, पैनल ऑफ एमपीज होता है। तो कमेटी क्या करती है, वर्क करती है अंडर द डायरेक्शन ऑफ किसके, स्पीकर। स्पीकर होता है लोकसभा में, चेयरमैन होता है राज्यसभा में, ठीक है। ये मैं सिर्फ डिटेल भी इसलिए बता रहा हूँ, कोई भी नया अगर एस्पिरेंट जुड़ा हुआ है, और मैं जो पुराने हैं उनको भी एक बात ये बता दूं, आपने पहले भी पढ़ के देखा होगा। आप अगर 3 बार पढ़ दे, 4 बार पढ़ दे, कितनी बार भी पढ़ लिए, कोई ना कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी आपको जरूर भी जो आपको नहीं पता होगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही इत्मीनान से पढ़ते चलिएगा। और ये जो लगभग लगभग ये जो टारगेट हमारा अभी 6 महीने है, तो 6 महीने के अंदर बिल्कुल आराम से पढ़ते चलेंगे, ताकि जस्ट एक रिवीजन में हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो ये कमेटी वर्क करती है अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर या चेयरमैन को, और जो अपनी रिपोर्ट कहाँ सबमिट करेंगी, हाउस को देती हैं या फिर स्पीकर या चेयरमैन को देती है, ठीक है, जो भी रिपोर्ट होती है। पार्लियामेंट कमेटी के पास ओरिजिन जो हुआ था इनका ब्रिटिश पार्लियामेंट से माना जाता है। इनको पावर जो मिलती है आर्टिकल 105 और 118 से मिलती है। 105 डील करता है प्रिविलेज ऑफ एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या क्या प्रिविलेज दिए गए हैं, ठीक है। और 118 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास में अथॉरिटी है किस चीज की, ताकि वो रूल बना सके अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, कि किस तरीके से उसका बिजनेस कंडक्ट होगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन देखते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ पार्लियामेंट्री कमेटी का। तो इसको ट्रेस्ड बैक टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसको इवोल्यूशन माना जाता है। कमेटी जो है इंडिया के अंदर में दे वर फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए जब भारत का जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, सॉरी, जब वो संविधान निर्माण का जो कार्य जो था प्रगतिशील था, तो उसमें क्या रहेगा कि बहुत सारी कमेटीज बनाई गई, है ना। तो सिटीजनशिप पे कमेटी बनाई गई, ट्राइबल पे कमेटी बनाई गई, एक्सक्लूडेड एरिया पे, ऊपर फंडामेंटल राइट पे, तो ये कमेटी बनाई गई। लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर्ड कमेटी थी कि भाई कितने मेंबर होंगे, कैसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म में जो कमेटी आई, वो ओनली एस्टेब्लिश इन 1993, जब 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। अगर जहां शब्द स्टैंडिंग आता है वो समझिएगा परमानेंट, स्टैंडिंग का मतलब होता है परमानेंट कमेटी, ठीक है। तो ये 1993 के अंदर 17 कमेटी बनाई गई, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, तब से इनका स्ट्रक्चर फॉर्म आया था, ठीक है। बाद में और भी ऐड हो गई, तो टोटल आज की डेट में अगर पूछे आपसे कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज कितनी है, वो है 24, ठीक है जी। और स्टैंडिंग का शब्द होता है कि ये परमानेंट है ना, एड होक नहीं है। तो ये कमेटी जो करती है, कवर करती है ऑलमोस्ट सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 31 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा, हर एक डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 31 मेंबर होते हैं। तो जिसमें से 21 जो होते हैं लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, और इनमें से कोई भी जो मेंबर है वो इसमें वो नहीं रहता, क्या नाम है, मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के अलावा क्या है कि भाई ये कुछ एक स्टैंडिंग कमेटी है, इनके अलावा भी स्टैंडिंग कमेटी डील करती है फाइनेंशियल मैटर से। जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये 3 कमेटी है। ये कौन किसके अंदर आती है, फाइनेंशियल कमेटी। आगे चल के मैं बताऊंगा, और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इसका एकदम से डिटेल में, सॉरी। तो दीज कमेटीज एग्जामिन करती है अकाउंट को, ठीक है। तो ये कमेटी जो है, फाइनेंस कमेटी क्या करती है, अकाउंट को एग्जामिन करती है। ये मैंने एक लेक्चर में ट्रेजरी ऑफिसर और एटीओ के लिए भी मैंने बताया था कि भाई अकाउंट वगैरह में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंस कमेटी का रोल। तो अकाउंट को एग्जामिन करती है, बजट को करती है, परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, ठीक है। तो गवर्नमेंट एजेंसी। तो देखिए 22 मेंबर या 30 मेंबर होते हैं। मैं बता दूं कि आपको, जो यहाँ पे देखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर 22 होते हैं, आगे वैसे लिखा हुआ है। और कमेटी ऑन एस्टीमेट जो होता है, एस्टीमेट कमेटी के अंदर 30 बंदे होते हैं।
और यहाँ पे एमपी जो होते हैं वो फिर से 22 होते हैं, ठीक है। तो रोल जो है इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है पार्लियामेंट कमेटी का, क्योंकि देखिए जब शुरुआत में था, जब भारत आजाद हुआ था, तो वहां पे जो है गवर्नमेंट का काम जो था वो इतना इलाबोरेशन नहीं था। अब क्या हो गया, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हो गई, पॉपुलेशन आप देख सकते हैं ना, दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो चुकी है, तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है। तो इन सब को टैकल करने के लिए जो है पार्लियामेंट के सेशंस हैं वो डील नहीं कर सकते है ना, इतना डिटेल्स में जाके। तो कौन करते हैं फिर? पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके ऊपर जो ज्यादा रोल आएगा तो उसका क्या है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, डिटेल डिस्कशंस किया जाता है, एक्सपर्ट का कंसल्टेशन किया जाता है। मैं एक चीज और बता दूं, जो पार्लियामेंट की कमेटीज होती है ना, जब वो किसी को समन करती है एविडेंस के लिए, तो उनके पास सिविल कोर्ट का पावर होती है, ठीक है। ये एक बार एमसीक्यू के अंदर आया, याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री कमेटीज है पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट व्हाइल समनिंग एनीवन, है ना, बिफोर बिफोर देम, ठीक है। तो इस तरीके से तो पब्लिक पार्टिसिपेशन करती है। तो इन सब के कंसेंस बिल्डिंग, तो पार्लियामेंट कमेटी जो होती है बहुत ही इलाबोरेटेड वे में जो होता है उस चीज पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करती है। तो ये एनहांस करते हैं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी करते हैं एग्जीक्यूटिव का, किसको लेके, लेजिस्लेटिव के प्रति, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, अब यहां से थोड़ा सा और देखिए कि भाई अगर बेसिकली यहां से स्टार्ट होता है कि भाई पार्लियामेंट कमेटीज जो है वो कितने टाइप की हैं। तो दो ही टाइप की पार्लियामेंट कमेटी है। तो पहले का नाम है स्टैंडिंग कमेटी, मैंने स्टैंडिंग कहा यानी कि परमानेंट कमेटी, है ना। ये स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है परमानेंट कमेटी, यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा होता है एड हॉक कमेटी, एड हॉक होता है टेम्परेरी, ठीक है। ये टेम्परेरी कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी होती है फॉर ए फिक्स टर्म, है ना, मतलब परमानेंट यानी फिक्स टर्म के लिए होती है और ये कंटिन्यूअसली वर्क करती है। तो एड हॉक कमेटी और क्रिएटेड बाय द स्पेसिफिक पर्पज और डिजोल्ड आफ्टर, जब इनका काम पूरा हो जाता है तो डिजोल्व हो जाती है। तो 6 कैटेगरी की स्टैंडिंग कमेटियां हैं। तो ठीक है, दो मैंने पहले बताया, दो तरीके की कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक एड हॉक कमेटी है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी 6 होती है, एड हॉक 2 होती है। तो टोटल कितनी हो गई, ये 8, ठीक है। अब बेसिकली 8 हो गई, अब बाद में इनके और भी देखेंगे, काफी सारे सब कमेटीज हैं इनके अंदर में। तो 6 कैटेगरी में सबसे पहला फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी पीछे पढ़ चुके हैं हम, 3 उसके अंदर में सब कमेटीज हैं। तो फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ये भी पढ़ चुके हैं, 24 होती हैं, ये 3 होती हैं। कमेटीज टू इंक्वायर करना ये 4 होती हैं। कमेटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल ये 5 होती हैं। कमेटीज रिलेटेड टू डे बिजनेस वाली ये 6 होती है। ऑफ द हाउस कीपिंग और सर्विसेज कमेटी ये भी। तो देर आर 2 कैटेगरी एड हॉक। तो ये हमने पढ़ लिया ना, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है 6 टाइप की हो। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, कोई फाइनेंशियल कमेटी होती है, ये तो याद रह जाएगा। दूसरा मैंने ये बता दिया, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी टू इंक्वायर, है ना, अगर मान लो अगर आपके पास में कमेटी को इंक्वायरी की तो कमेटी होनी चाहिए 3। तो और चौथा क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है स्क्रूटनी की जाए या उसके ऊपर कंट्रोल भी तो रखा जाएगा, तो उसके लिए कमेटी। और ये 2 कमेटी तो वैसे ही याद रख सकते हैं आप, डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए एक कमेटी होती है और ये हाउस कीपिंग कमेटी होती है ना, जो उनके रख रखाव, उनका घर वगैरह, जो उनके प्रिविलेज होती है, सैलरी वगैरह, इन सबको देखती है। तो 6 कमेटी जो होती है। और ये जो होती है एड हॉक कमेटी होती है, एक इंक्वायरी। तो एड हॉक जो होती है टेम्परेरी कमेटी, 2 पर्पज से, एक तो वो इंक्वायरी करेगी या फिर एक गवर्नमेंट को एडवाइज करती है, ठीक है। तो 2 टाइप की ये कमेटी होती है। अब देखते हैं फाइनेंशियल कमेटी जो होती है 3 तरीके की, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ठीक है। तो ये पैक होती है। दूसरा होता है कि दूसरी होती है एस्टिमेट कमेटी। तो ये क्या करती है, एस्टिमेट करती है ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज, है ना, और डिपार्टमेंट को, और सजेस्ट करती है इकोनॉमीज, मतलब ये सजेस्ट करती है कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को या डिपार्टमेंट को किस तरीके से जो है एक्सपेंडिचर अमाउंट जो है अवेलेबल करवाया जाए। और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत ही वाइटल है, ये बहुत बार जो है पेपर में आई है, हम आगे दिखाऊंगा आपको चल के, कि एग्जामिन करती है अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो अकाउंट और ऑडिट में आई थिंक आपको डिफरेंस पता होगा। अकाउंट जो होता है उसकी क्या नाम है, डिटेल एनालिसिस ये करती है पैक, ठीक है। तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये एग्जामिन करती है वर्किंग ऑफ पीएसयू, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, और किस तरीके से वो जो है स्टैट्यूटरी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब 3 कमेटी होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। और देखिए ये देखिएगा, ओरिजिन कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी जो 1921 में बनी है ना, गवर्नमेंट ऑफ 1919 के तहत। और एस्टिमेट कमेटी भी 1921 में। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो आई थी ये 1964 में आई थी। कंपोजिशन देखिए, इसमें 22 मेंबर होते हैं दोस्तों, इसमें भी 22 होते हैं। और एस्टिमेट लगाना, यानी कि आप ऐसे सोचिए कि एस्टिमेट जो होता है, ज्यादा आदमी लगाएंगे उतना ही अच्छा है ना। एस्टिमेट ज्यादा आदमी जितना लगाएंगे वही अच्छा है। तो 30 मेंबर होते हैं और ये सभी के सभी लोकसभा से होते हैं, क्योंकि राज्यसभा कोई काम नहीं। एस्टिमेट लगाएंगे किसका, पैसे का। और पैसे का रिलेटेड किससे है, मनी बिल का रिलेटेड सिर्फ लोकसभा से है। तो सिलेक्शन ऑफ मेंबर क्या होते हैं, इनका सिलेक्शन जो किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टीज होंगी ना, सारी की सारी पार्टियों को ड्यू रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर मिल जाता है। और ये बहुत ही जरूरी बात है कि
मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर, ठीक है। कोई भी मिनिस्टर जो है इन मेंबर्स इन कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। अगर कोई मेंबर है और उसको बाद में मिनिस्टर बना दिया जाता है तो उस कमेटी से उसको रिजाइन करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। टेन्योर जो होता है 1 साल का होता है, ठीक है। और चेयरमैन देखिएगा, इसको अपॉइंट करता है स्पीकर, और इसको भी अपॉइंट करता है स्पीकर, इसको भी अपॉइंट करता है स्पीकर फ्रॉम लोकसभा ओनली। तो एसटी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का जो चेयरमैन होता है वो लोकसभा से ही होगा। और यहाँ पे क्या होता है, जनरली अपोजिशन पार्टी से, ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है ये फ्रॉम होता है अपोजिशन पार्टी, लेकिन ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पहला देख लिया ना हमने, ये फाइनेंशियल कमेटी। हम पढ़ रहे हैं स्टैंडिंग कमेटीज कौन कौन सी हैं। तो पहला फाइनेंशियल कमेटी, दूसरी कमेटी है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो कि 1993 के अंदर 17 कमेटीज बनाई गई थी। मैं जस्ट आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। तो अब आज की डेट में 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो कवर करती है सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। कमेटी टू इंक्वायर है ना, इंक्वायर करती है 4। तो इंक्वायरी कब होगी? इंक्वायरी जब कोई पेटिशन लगा दे, कोई याचिका लगाएगा तब इंक्वायरी। प्रिविलेज का ब्रीच कर दिया है ना, किसी के प्रिविलेज को ब्रीच करना, तब इंक्वायरी होती है। एथिक का वोल्यूशन करेंगे तब भी इंक्वायरी की जाएगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है भी इंक्वायरी। तो इस तरीके से मैं निमोनिक्स बता रहा हूँ कैसे आप याद रख सकते हैं, है ना। तो अगर क्या नाम है इसका, पेटिशन लगाया है किसी ने, या प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है, तो एथिक्स का ब्रीच हुआ है, तो ये तीन तो ये हो गए। और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ये थे इंक्वायरी कमेटी। तो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? पब्लिक इंटरेस्ट और एलिगेशन अगर कुछ भी लग रहा है रॉन्ग डूइंग का, तब ये इंक्वायरी कमेटी काम आती है, ठीक है। चौथी कमेटी देखिएगा, कमेटी टू स्क्रूटिनाइज करेगी, है ना, और कंट्रोल। भाई गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल भी तो रखना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? लेजिस्लेचर का। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मॉनिटर करते हैं द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव को, है ना। एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर्स जो होते हैं, है ना। भारत में आपको पता है एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो आईएएस, आईपीएस, या जो स्टेट पीसीएस होता है ना, पीसीएस के ऑफिसर जो होते हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये एसडीएम वगैरह, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। हर एक में एमपी जो होता है वो एग्जीक्यूटिव में नहीं आता। मिनिस्टर्स जो होते हैं दे आर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो 5 कमेटी होती है जो स्क्रूटिनाइज करने के लिए। ऐसे याद रख लीजिएगा, स्क्रूटिनाइज एस से एस बन रहा है तो एस से 5, है ना। निमोनिक्स याद रखने पड़ेंगे कुछ जगह पे, कुछ जगह वैसे भी काम चल जाएगा। तो ये कमेटी टू स्क्रूटिनाइज, है ना, स्क्रूटिनाइज करना, कंट्रोल करना है, तो 5 कमेटी होंगी। तो सबसे पहली कमेटी होती है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस पे, यानी कि गवर्नमेंट जो है अश्योरेंस किस तरीके से जो अपना फुलफिल कर रही है, जो गवर्नमेंट ने अश्योर किया है तो उनको पूरा कर रही है नहीं कर रही है। तो ये कमेटी जो होती है गवर्नमेंट अश्योरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट अश्योरेंस जो हो रहा है पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी कमेटी है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। ये थोड़ी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, मतलब। तो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, हालांकि मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि 1953 के अंदर जो है ये कमेटी जो है बनी थी। और ये एग्जामिन करती है हाउस को, ठीक है, वेदर जो पावर टू मेक द रूल्स, ये किस लिए करती है? जो भी पावर है ना, टू मेक द रूल्स और रेगुलेशंस और अदर स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट कन्फर्ड किए गए हैं, जो पावर है, रूल्स है, अदर स्टैट्यूटरी जो कन्फर किए गए हैं किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। किसको? एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एग्जीक्यूटिव को दिए, वो प्रॉपरली एक्सरसाइज की जा रहे नहीं की जा रहे। याद रखिएगा दोस्तों थोड़ा ये बातें, कि ये कमेटी जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इसलिए है, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है नीचे। तो पार्ले एक तो देखो वो एक तो कानून कौन बनाते हैं, मतलब ये जो लॉ कौन बनाते हैं? पूरी पार्लियामेंट। इसके नीचे जो होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास किए जाते हैं। तो वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो जो प्रॉपर रूल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको जो कन्फर्ड किए गए, क्या उसी के तहत बना रहे हैं ना। तो पावर रूल्स आर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू द एग्जीक्यूटिव आर प्रॉपरली एक्सरसाइज और नोट। तो ये सबऑर्डिनेट के। तो रूल कमेटी क्या चीज है यहाँ पे? अभी है नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो रूल कमेटी एक अलग होती है। तो इसको आप जो है ना, कई बार क्या करते हैं एस्पिरेंट एक दूसरे से मिक्स कर देते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को। तो गवर्नमेंट अश्योरेंस तो पता चल गया कि गवर्नमेंट जो अश्योरेंस दिया है पार्ले उसके अंदर लोकसभा में, क्या वो फुलफिल हो रहे नहीं है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स होते हैं, जो रूल्स वगैरह जो बना रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, जब वो पेपर्स रखे जाते हैं उनकी स्क्रूटिनी करना, और वेलफेयर ऑफ द एससी और एसटी को देखना, और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो 5 कमेटी होगी स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल को लेके, ठीक है। और 5वीं कमेटी जो है, ये परमानेंट कमेटी की हम बात कर रहे हैं, कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस को लेके, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, फैसिलिटेट करते हैं स्मूथ कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ताकि पार्लियामेंट का सेशन आसानी से आराम से चले। इन सब को इंश्योर करती हैं। तो यहाँ पे 6 कमेटी जो रिलेटेड डे टू डे बिजनेस को, है ना, डे टू डे बिजनेस के लिए 6 कमेटीज हैं। इसका निमोनिक्स जो है आप कैसे याद रखेंगे?
इसका भी मैं आपको देख के ना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो वगैरह में, या फिर इसमें नीचे तो निमोनिक्स थोड़ा सा अगर याद रह जाएगा तो अच्छी बात है, बाकी अगर वैसे याद रख पाए, डे टू डे, ठीक है। तो डे टू डे के अंदर जो होती 6 कमेटीज हैं, पूरे दिन के अंदर जो है 6 कमेटीज से गुजरना पड़ता है इस तरीके से। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है इसके अंदर, है ना, बिजनेस यानी डे टू डे बिजनेस को लिए देख के। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। अच्छा, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अदर देन, आप ये लिखिएगा बिल, है ना, प्रेजेंटेड बाई अदर देन मिनिस्टर, ठीक है। होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि मिनिस्टर के अलावा जो कोई भी एमपी बिल लेके आ रहा है ना, उसको कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। अब भले ही वो जो है गवर्नमेंट से क्यों ना हो, जैसे कि अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जो मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर की लिस्ट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जो मिनिस्टर के अलावा कोई भी, चाहे भले ही वो बीजेपी का एमपी क्यों ना हो, बिल लेके आ रहा है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। और प्राइवेट मेंबर बिल के लिए पर्टिकुलर डे होता है कि उस दिन वो जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कभी भी वो लेके आ जाए, ठीक है। जनरली फ्राइडे को जो है इसको अलाउ किया जाता है। तो रूल कमेटी, अब ये पे आ गया ना, तो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की हम बात कर रहे थे, और ये रूल कमेटी, देखिए इसमें फर्क क्या है। रूल कमेटी जो होता है लोकसभा का, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है ना लोकसभा, भाई लोकसभा कैसे चलेगी उसके खुद के रूल बनाने का पावर जो है 118 के तहत, और वो लोकसभा से बनाती है कि भाई स्पीकर को क्या क्या पावर है, स्पीकर किसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, किसको जो है सदन से बाहर कर सकता है, किस पार्टी को कितना टाइम देगा, ये सब जो है रूल्स है, उनको क्या बोलते हैं, लोकसभा कंडक्ट ऑफ बिजनेस, है ना, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल, ये है। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल। तो ये रूल्स प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इनको देखते हैं रूल्स कमेटी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम द सिटिंग ऑफ हाउस, अगर कोई मेंबर है वो एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पीरियड से ज्यादा एब्सेंस रहता है, तो क्या होता है उसको, क्या है, उसकी मेंबर जो है मेंबरशिप खत्म हो जाती है, तो ये कमेटी उसको देखती है। जनरल पर्पज कमेटी है, ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को देखती है। तो ये 6 कमेटीज हैं जो कि डे टू डे बिजनेस देखती है। अच्छा, छठी कमेटी जो आती है स्टैंडिंग कमेटी में, ये आती है हाउस कीपिंग, है ना। तो ये क्या करती है कि 4 तरीके है ना, हाउस कीपिंग के अंदर 4 तरीके की कमेटी है ना। तो हाउस को ऐसे याद रख लीजिएगा यार कि ये हाउस है, इसमें 4 कोने होते हैं, है ना, घर के अंदर 4 कोने हैं, तो 4 ही कमेटी, जैसे कि हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, ज्वाइंट कमेटी उन सैलरीज और अलाउंस का देखती है, और एक देखती है मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज, कैरेक्टर करना हो, डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारी एमिनिटीज जो सुख सुविधा जो सर्विसेज दी जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो उन सबको ये देखती है। तो यहां तक हमने 6 कमेटी कंप्लीट कर लिया दोस्तों, ठीक है। और आगे चलते हैं कि एड हॉक कमेटी, ये 2 तरीके के, पहले मैंने बताया, फर्स्ट है इंक्वायरी और दूसरी होती है एडवाइजरी। तो देखिए इंक्वायरी क्या होती है, किसी भी मैटर के अंदर इंक्वायरी करना। कुछ एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट जो राजीव गांधी के टाइम के ऊपर हुआ था, कि बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंक्वायरी की गई थी, तो ये एक ज्वाइंट कमेटी थी। ज्वाइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम 2001 के अंदर, ज्वाइंट कमेटी ऑन 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन 2011 में, ये थी इंक्वायरी कमेटी। वैसे तो इतना होना नहीं चाहिए डीप में, लेकिन ऐसा आ सकता है कि जैसे ये ऑप्शन में दे दे कि बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और ज्वाइंट कमेटी ऑन 2G स्पेक्ट्रम है, या स्टॉक मार्केट स्कैम है, या एक चौथी दे देंगे जैसे कि ये है डाटा प्रोटेक्शन बिल है। तो इन 3 में से कौन सी कमेटी जो है एडवाइजरी नेचर की है ना, तो ये आ सकते हैं कि इन 3 में से किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो है एडवाइजरी कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि बोफोर्स मामले के अंदर इंक्वायरी कमेटी थी, ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी, और स्टॉक मार्केट का स्कैम जो हुआ था उसमें भी ज्वाइंट इंक्वायरी थी, और 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो हुआ था उसमें भी ज्वाइंट थी। और यहाँ पे देखते हैं कुछ है कि एडवाइजरी कमेटी क्या है, कि प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन बिल, तो करप्शन को कैसे रोका जाए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एडवाइस मांगी गई है, और यहाँ पे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन यानी कि डाटा को कैसे प्रोटेक्शन किया जाए इसके ऊपर एडवाइस मांगी है। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ ये कंप्लीट हुआ दोस्तों कमेटीज के बारे में। मुझे नहीं लगता, हालांकि इसमें जो सिग्निफिकेंस क्या है कमेटी को, क्या क्या हर्डल्स हो रहे हैं, ये मेंस के अंदर जो आपको करवा दिए जाएंगे। अगर मैं यहाँ डालता तो काफी लंबी वीडियो हो जाती। हाँ, एक अगर वीडियो की लेंथ से मेरे को याद आई, देखिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट और एचसीएस को फॉलो कर रहे हैं ना, तो एक, अगर वीडियो के अंदर कंटेंट क्वालिटी है तो उसको सुनने की प्रैक्टिस जो है बनाइएगा। उस वीडियो में ऐसा नहीं होता कि 10-15 मिनट में खत्म करो यार, इतना बोर। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अभी जो है इनिशियल स्टेज पर भी नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है ये हैबिट बनाइए कि अगर वीडियो का क्वालिटी का कंटेंट है, क्योंकि आगे आपको 6-6 घंटे भी जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है।
तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि देखिए किस तरीके से जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा आपको बूस्ट मिलेगा कि भाई जो हमने पढ़ा क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि नहीं। देखिए हर एक वीडियो में तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, बट आप ये समझिएगा कि जो टॉपिक अगर सर्च करके लाया जा रहा ना, जो टॉपिक आपके सामने सर्च करके लाया जा रहा है वो डेफिनेटली जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट कमेटीज स्क्रूटिनाइज करती है एंड रिपोर्ट करती हैं हाउस को वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल, बाई लॉ एक्सेट्रा कन्फर्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, किसके द्वारा, कन्फर्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, और डिलीगेट्स बाय द पार्लियामेंट आर बीइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटिव, है ना, विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन। तो ये कौन सी कमेटी होती है जो ये देखती है कि एग्जीक्यूटिव ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे से वीडियो सुना होगा ना तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 है ये, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा रहेगा। अगर सीरियस एस्पिरेंट है, आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप जरूर भी ये बता पाएंगे। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तो बिल्कुल ही नहीं है। एलिमिनेशन मेथड देखो यहाँ यूज आएगा, आपको जरूरी नहीं है कि हर एक कमेटी का पता हो, लेकिन अगर एलिमिनेशन का पता है कि ये तो हो ही नहीं सकती, जस्ट इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा अगर मान ले बेसिक सी चीजें पता होंगी ना, तो आप एलिमिनेशन से इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर भी इसका आंसर बताइएगा। और मैंने इसीलिए कमेटी का भी पीछे जिक्र किया था कि ये बहुत जरूरी कमेटी है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते, ये एक एचसीएस के अंदर ही आया हुआ है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा गया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी वाज फाउंडेड इन 1921। चेयरमैन जो होता पब्लिक अकाउंट कमेटी का बाई कन्वेंशन बिलोंग करता है टू द अपोजिशन पार्टी। टेन्योर ऑफ इट्स चेयरमैन मेंबर आर 2 ईयर। देखिए अगर आपको एक भी आता है, मान लो टेन्योर आपको बता दिया मैंने कि कोई भी कमेटी ऐसी नहीं है जिसका 2 साल का वहां पे टेन्योर हो, आप ये दिमाग में बैठाइए। स्टैंडिंग कमेटी तो पहले तो ये कट गया, जैसे ये कट गया एलिमिनेशन देखिए, ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ ये 2 बच गए, यानी कि दूसरा बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो चेयरमैन होता है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो बाई कन्वेंशन, अगर यहां कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया ना, कॉन्स्टिट्यूशन, बाई कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बिलोंग करता है, तो ये एकदम गलत हो जाती है स्टेटमेंट। कन्वेंशन है इसलिए ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और ये थोड़ा सा जस्ट आपको याद ही होगा, या आपने याद कर लेंगे कि 1921 में कमेटी बनी थी, ठीक है। तो ये आई होप ये जो आज का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। और कोई भी अगर आपकी जो है इसमें कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। फीडबैक अपना जरूर डालिएगा कि क्वालिटी कंटेंट कैसा है, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे जो है हम आगे चलने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कमेटीज को लेके, पार्लियामेंट कमेटीज को लेके इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। कुछ एमसीक्यूज होंगे वो अलग से मैं टैकल कर लूंगा, ठीक है। तो बाकी जो है पूरे कोर्स में जो हमारे साथ जो है अशोक यादव सर रहेंगे, जो काफी जो है वेल क्वालिफाइड पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने को रह गया। बाकी अगर आप ये देख सकते हैं कि पार्लियामेंट कमेटीज हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसकी पीडीएफ जो है ना, नीचे जो आप व्हाट्सएप लिंक होगा, आप उस पे जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।